दरोगा बनो सीरीज 8 आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से आइए शुरू कर लेते हैं। इसके पहले ये सारे क्वेश्चन जो है और अब तक हम लोग आपका 77 पेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 743 पेज हमें कंप्लीट करने हैं एग्जाम से पहले। तो आज हम लोग इस पेज का क्वेश्चन देखेंगे और यह सीरीज नंबर 8 है और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार दरोगा 75 पोस्ट जो आया हुआ था, तो उसका 17/12/2003 का जो एग्जाम हुआ था द्वितीय पाली में, उसी के क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम होने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे देख लीजिए। एक पहला क्वेश्चन मैथ का है। एक ठोस ठोस शंकु जिसके आधार पर त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं, आपको सिंपल सा फार्मूला आपको आना चाहिए। देखिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एल का वैल्यू तिर्यक ऊंचाई होता है एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एक हो गया। यहाँ पे एल का वैल्यू रख लीजिएगा और यहाँ पे आपका आंसर आपका कंप्लीट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे निकाल लीजिएगा, मैथ है आपको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आइए हम लोग जीके जीएस के पार्ट देखते हैं। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आनंद नहीं लीजिए वीडियो का, और काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोगों की जिम्मेवारी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें कमेंट लाइक जरूर कीजिए। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका CSIR, आपका नीरी। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो CSIR नीरी। स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप एवं विकास CSIR नीरी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। CSIR नीरी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रिड आधारित रणनीति का विकास किया है। नीरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित और वित्तपोषित संस्थान है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। थर्ड क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आप लोग को देखिए वीडियो आपको ब्लर दिखे, तो आप लोग थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से अच्छा दिखने लगेगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव AB कामत को चुना गया था। देखिए, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1849 ईस्वी में। पंजाब का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। प्रथम बंगाल सिख युद्ध 1845 से 46 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख ह्यू गफा था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में, मुल्की दिसंबर 1845 में, फिरोज शाह जनवरी 1846 में बछोवाल और अलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु फरवरी 1846 में हुई सबराओं की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। अंग्रेजों और सिखों के बीच 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि हुई थी। भैरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ। इसके तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में माना लिया गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बंगाल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। द्वितीय बंगाल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गब के बीच हुआ। दूसरी लड़ाई चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
Choose the appropriate passive voice of the following sentence from the option given below. People have seen wolves in the streets. आंसर हो जाएगा wolves have been seen in the street by people. ऑप्शन डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण अफ्रीका साथ ही लोएंड हैरिस के साथ मलरोका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो यूकी भंबारी। ये पहले का क्वेश्चन है, इसे हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? आपका कोल्ड डेजर्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट। देखिए यहाँ पे है आपका, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल भंडार स्थित है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में। भारत में कुल 18 जैवमंडल भंडार है जो निम्न है। यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नीलगिरी आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हो जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक आपका मेघालय में। ये सारा याद कर लीजिए। मनार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, सिमलीपाल आपका उड़ीसा हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट आइए और देख लेते हैं चीज़ें। देखिए यहाँ पे डिब्रू साईखवा असम में, दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु और केरल, अचनाकमर मध्य प्रदेश और आपका कच्छ का रण गुजरात यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, तो आपका कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा दोस्तों, 1106 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल 10 से 28, फिर केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली 11,320, चंडीगढ़ 9,258। यहाँ पे देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो येन जो है जापान की मुद्रा का नाम हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, आइए यहाँ पे देखिए, जापान की मुद्रा येन है। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी मुद्रा देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा आपका युआन है। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा है। फिलीपींस का राजधानी मनीला, मुद्रा पीसो है। क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा पीसो है। यहाँ पे बेलीज की राजधानी बेला मुपान, मदुरा, मुद्रा जो है डॉलर है। आपका डोमिनियन का सेंटोस डोमिंगो और मुद्रा पीसो है। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे आपका होंडुरस की राजधानी आपका तेगुसिगल्पा है और मुद्रा लेम्पीरा है। आपका ग्वाटेमाला की राजधानी आपका ग्वाटेमाला सिटी है, मुद्रा क्वाटजाल है। यहाँ पे फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयने है, मुद्रा फ्रैंके है। टोंगा की राजधानी आपका नकू अल्फा है, मुद्रा पोंग है। आपका वानातू की राजधानी पोर्ट विला है, मुद्रा वातू है। नारू की राजधानी यारेन है, मुद्रा डॉलर है। और यहाँ पे तुवालू की राजधानी फुनाफुट्टी है और मुद्रा डॉलर है। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? आपका विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है
जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य हैं, कौन कौन, आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। विनिमय का माध्यम, आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। प्राचीन समाज में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य मापन की इकाई का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा को प्रयोग करने से अधिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है श्रम है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम है। श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते। भारत में श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है। यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है जिसके बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती। श्रम के अभाव में किसी देश के प्राकृतिक संसाधन अल्प उपयोग में रहेंगे। यहाँ पे है, देखिए, उत्पादन के 4 कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, C+1 यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग बराबर C+1 होती है। सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु को प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है, अर्थात AD=C+1 समग्र मांग। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये AD=C+1, AD आपका कंजप्शन और C+1 इन्वेस्टमेंट होता है। बंद अर्थव्यवस्था, समग्र मांग उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय, यहाँ पे C+1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए। खुली अर्थव्यवस्था, समग्र मांग उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय प्लस सरकारी व्यय, यहाँ पे ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जनश्रुति, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जनश्रुति शब्द का प्रयोग होता है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, एक प्रकार का संपत्ति का कर, जजिया, एक खास आदिवासी समुदाय, जनजाति। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका ब्रिनाई में हिटलर का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं हिटलर के बारे में, आइए। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रिनाई यानी ब्राउनाउ में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 यानी 1889 में हुआ था। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा। इस पार्टी का उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। बाद में यह पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक साम्राज्य एक नेता का नारा देकर मिला लिया। यहाँ पे देखिए, हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। नाजी यूथ लॉ का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद इस संगठन को हिटलर यूथ का नया नाम दिया। संगठन को हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैम्फ है। हिटलर की आत्मकथा याद रखिएगा, मीन कैम्फ है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राकृतिक उत्पादक कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है।
द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे देखिए और इसके बारे में बहुत कुछ, जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। इस क्षेत्र को औद्योगिकी क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करता है। देखिए यहाँ पे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आपका 40 है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 172 सेकेंड में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी। प्रत्येक 2 वर्ष बाद और बटा थर्ड सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की सदस्यता हासिल करता है, किंतु त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले वह पद रिक्त कर सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसी में कुछ एक्सप्लेनेशन बचा उसे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यता हेतु 30 वर्ष की आयु हरित है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? लोकटक झील को जो है कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तैरते द्वीपों की झील लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील में फुमड़ी के द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है। लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लमजाओ है। महत्वपूर्ण झीलों एवं उनकी अवस्थिति आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील हैदराबाद तेलंगाना, ढेवर जयसमंद झील जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट आइए यहाँ पे हम लोग और कुछ झीलों को देख लेते हैं, क्या क्या इसमें कौन कौन से झील दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक फिगर डायग्राम बना करके झीलों का नाम यहाँ पे दिया गया है, उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देख लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की सूची में है? तो आपका जमुई, जस जमुई यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखा गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देख लेते हैं। आपको जानना है तो जान लीजिए यहाँ पे बिहार में कहाँ पे क्या मिलता है, तो उसे जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देख लीजिए आपका सोनार जमुई में, सीसा भागलपुर, क्वार्टर जमुई, गंधक रोहतास और अमझोरा और कोयला औरंगाबाद, यूरेनियम गया में, फायर क्ले मुंगेर रोहतास, आपका ब्रेलियम गया नवादा में, डोलोमाइट रोहतास में, खनिज तेल मुंगेर राजगीर में, अभ्रक आपका गया नवादा मुंगेर और जमुई में जो है अभ्रक मिलता है। कुछ और चीज़ें हैं, चीनी मिट्टी भागलपुर बांका एवं मुंगेर में, लिथियम गया में, बक्साइट मुंगेर खगड़िया की पहाड़ियों में, रोहतास में, फ्लेस्पर गया भागलपुर मुंगेर और जमुई में मिलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने की। कांग्रेस की ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया।
8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना तथा मौलाना अबुल कलाम को वाकुड़ा जेल में रखा गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो दिख नहीं रहे तो उसे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं पेज ब्लर हो गया है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 20 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? तो आपका तुकाराम के ऑप्शन डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मध्यकालीन संत तुकाराम की शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। अभंग विठल या निठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने को छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए। उन्हें अभंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभंग के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है तो उसे देख लीजिए, देखना है तो। अभंग देखिए आपका यहाँ पे, सुंदर ते ध्यान उभे बिटोरी कर कटवेरी ठेवनिया। भक्ति परंपरा के कवि और गुरु नानक के साथ दादू दयाल का स्थान प्रमुख है। दादू का जन्म संभवतः अहमदाबाद में हुआ था। नामदेव और रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इनका जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। सिख कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों में रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास का भजन संग्रहित है। चित्तौड़ की रानी झाला उनकी परम शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं चीज़ें यहाँ पे आइए देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो आपका नाइलेन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइलेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। नाइलेन संघनन बहुलीकरण नामक क्रियाविधि से बनता है। बहुलक क्या होते हैं? बहुलक के बृहद अणु के तरह परिभाषित किया जा सकता है, जिनका द्रव्यमान अति ऊंच होता है। इन्हें बृहद अणु भी कहते हैं, जो पुनरावृत्ति संरचनात्मक इकाइयों के बृहद पैमाने पे जुड़ने से बनते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुलक के बहुत सारे प्रकार भी दिए गए हैं, यहाँ पे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आइए पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक प्रभाव के रूप में स्त्रियों की स्थिति में व्यापक परिवर्तन देखने में आया। चूँकि युद्ध में अधिकांशतः पुरुष मारे गए, जिसके कारण जहाँ संभव था वहाँ महिलाओं ने बड़े स्तर पर कार्यभार सुचारू रूप से संभाला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति न केवल सुदृढ़ हुई अपितु वे पुरुषों पर अपनी आश्रितता से मुक्त हो सकी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कार्यशील जनसंख्या में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के फलस्वरूप महिलाओं को 1918 में इंग्लैंड और 1920 में जर्मनी में मताधिकार का अधिकार दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध 29 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तात्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्काइंडू फर्डिनेंट और उनकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी सरजोवा में हत्या कर दी गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। टेनेबर्ग युद्ध 26 से 31 अगस्त 1914, मार्न का युद्ध 5 से 10 सितंबर 1914,
सरीबाई तथा सुबला खाड़ी का युद्ध 10 अगस्त 1915। बद्दू का युद्ध देख लीजिएगा, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे मित्र राष्ट्र वगैरह होता है ना, तो आते रहता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जापान मिलकर बनाए थे, और एक केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात हुआ। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका थे। ध्रुवी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान थे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आइए हम लोग देख लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल की अति सघन वन मिलेंगे? तो आपका पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक अति सघन वन पाए जाते हैं। भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का जनगणना 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 2.48% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 7084% है। 7.84% है, सॉरी 7.84% है। नेक्स्ट देखिए, जिलों में वनावरण सघनता के अनुसार अति घने वन पश्चिमी चंपारण में, मध्य रूप से पश्चिम चंपारण में से घने वन है, और खुले वन कैमूर में है। बिहार के विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र है, ये सब दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अति सघन वन 70% है, इतना वर्ग किलोमीटर 4.5 वर्ग किलोमीटर में। मध्यम घने है, सबसे देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? तो आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रही है। देखिए, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश के बढ़ते क्रम: अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, दादर एवं नगर हवेली 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लक्षद्वीप 2149 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मिजोरम 52 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे सिक्किम 86 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक, आपका डी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। आइए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। निदेशक तत्व का महत्व: लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 का, 43 का, 48 का को शामिल किया गया है। नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ग्रेनवील ऑस्टिन के अनुसार निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्ति के माध्यम है। केडी शाह के शब्दों में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। प्रस्तावना: भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रावधान और संविधान लागू होने की तिथि आदि के संक्षेप में उल्लेख है। मूल अधिकार: संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति
कि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और विकास हेतु आवश्यक हैं। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसका अंतर्गत विधानपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों का भी समीक्षा कर सकती है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल में प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों में से रक्षा करने के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड और इसके अलावा ब्रोमीन क्लोरोमीथेन आदि हैं। ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, जैसे वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया एवं 1988 में कार्यविधि में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, जो वर्ष 1989 में प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। आपका किगाली समझौता, रवांडा की किगाली में अक्टूबर 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की श्रेणी से के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये समझौता किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 27 है, मैथ का क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 देखते हैं हम लोग। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद हैं। आपका 16 हो जाता है, तो इसे पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद 16 है। मौलिक अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यहाँ पे हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 है आपका यहाँ पे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 18 है उपाधियों का अंत, सेना या विधा संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? वो आपका बुर्बो राजवंश से था। यहाँ पढ़ लेते हैं उसके बारे में। फ्रांस का शासक लुई 16वां बुर्बो राजवंश से था। सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। मिरासियो और ओबीसीए ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। अपनी विद्रोही राजा की शक्तियों का अनुमान करने के लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा।
4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली प्रणाली समानती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया। 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली के पास सौंप दिया गया। 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस में एक गणतंत्र घोषित किया। लुई 16वां, जो न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोपों में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उस सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। फ्रांस का राष्ट्रगान राजेट दी लाइन द्वारा रचित मर्सिले है। यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 30 नंबर। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं आपका स्वाद। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो आपका सोडियम यहाँ पे डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सोडियम में तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। किसी भी तत्व का प्रतीक चिन्ह उसके लैटिन भाषा नाम से लिया जाता है। जैसे सोडियम लैटिन नाम में नाइट्रियम कहा जाता है, उसी प्रकार इसका प्रतीक एन है। ठीक है, कुछ प्रतीकों को यहाँ पे दिया गया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए यहाँ पे सेंटियागो की राजधानी कहाँ पे? अभी हम लोग देखे हैं चिली में जो है सेंटियागो की राजधानी। यहाँ पे विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी दिया गया है और मुद्रा दिया गया है, पढ़ लेते हैं। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो ओपिसो जो है मुद्रा। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, मुद्रा आपका डॉलर है। पेरू की राजधानी लीमा, न्यू सोल मुद्रा है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है, मुद्रा आपका जो है रियाल है। इक्वाडोर क्वेटो राजधानी है, यूएस डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स राजधानी है और मुद्रा जो है पोसी है। बरमूडा हैमिल्टन राजधानी है और मुद्रा डीलर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देख लीजिएगा। बहमास नासाउ यहाँ पर राजधानी है और मुद्रा आपका डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो के प्रभाव नहीं है? यह पेरू के तट के जल का तापमान कम कर देती है। डी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की स्थापना करना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को की स्थापना 16 सितंबर 1945 को किया गया है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं आता। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की बात करें तो आपका पूर्णिया यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए देखते हैं, हाँ पूर्णिया हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया जिला का साक्षरता न्यूनतम रहा है। रोहतास का 73.37, पटना 70.68, भोजपुर 70.47, मुंगेर 70.46, औरंगाबाद 70.32। पूर्णिया यहाँ पे राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। 59.6%, कटिहार में 59.36, सीतामढ़ी 60, शिवहर पे 61, रोहतास 82, भोजपुर 81, बक्सर 80। सब देख लीजिएगा, सबका दिया गया है। चलिए हम लोग 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।